फाइनली जो अब अपना जिन्वू है वो जापान पहुंच चुका है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। एंड आज हम लोग आफ्टर लॉन्ग टाइम संग जिन्वू और एक मोनार्क की कन्वर्सेशन देख रहे हैं और उसे अपने ओरिजिन के बारे में पता चलने वाला है। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे को तुम सभी लोगों से एक चीज पूछनी है, और वो चीज ये है कि जो अपना फायर फोर्स का एनीमे है वो अप्रैल के अंदर आ रहा है, और क्या हमें फायर फोर्स को कवर करना चाहिए और तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, तो अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अब जिन्वू एंड जिन्हो जापान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जापान के अंदर इवैक्यूएशन का काम चल रहा होता है, और उन्हीं में से एक आर्मी मैन डॉक्टर को कहता है इस ट्रक के अंदर इनफ स्पेस नहीं है वुंडेड पेशेंट के लिए, और कम से कम हम लोग 3 से 4 लोग ही ले जा पाएंगे। और तभी वो डॉक्टर बोलता है ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, इधर 10 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि सीधे चल तक नहीं सकते। और तभी वो आर्मी मैन उन पे भड़क जाता है और बोलता है उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि जल्दी मरने वाले हैं, और जायंट इधर किसी भी वक्त आते होंगे, और अगर तुम लोग यहीं पे रहोगे तो मारे जाओगे। और फिर वो डॉक्टर बोलता है मेरी वाइफ और मैंने प्रॉमिस किया कि हम लोग आखिर तक यहाँ पर रहेंगे। लेकिन तभी उस जगह जायंट्स अपेयर हो जाते हैं, और जो आर्मी की फोर्सेस होती है वो उन पर फायर कर रही होती है, लेकिन उनके छोटे मोटे हमले उस जायंट पर काम नहीं करते। और जब वो जायंट डॉक्टर पर हमला करता है तभी उस जगह वही आर्मी मैन आ जाता है जो कि पहले उन पर भड़का हुआ था उन्हें बचाने के लिए। इसके बाद अचानक से कहीं से शैडो अपेयर होती है जो कि उस जायंट पे लग जाती है जो कि उन डॉक्टर पर हमला कर रहा था, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और ये जो काम होता है वो होता है जीमा का, जिसका मतलब यही होता है कि संग जिन्वू की आर्मी सही वक्त पे जापान के अंदर पहुंच चुकी है। इसके बाद हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके ऊपर से कुछ लोगों के ऊपर पत्थर गिर रहा होता है, बट सही वक्त पे जिन्हो आता है और उन्हें बचा देता है। और जिन्वो बोलता है कि मैं यहाँ पर रहकर लोगों की हेल्प करूंगा इवैक्यूएट करने में, और जिन्वो से बोलता है चल कोई बात नहीं ठीक है। एंड देन अब हम लोग जीमा को देखते हैं जो कि एक जायंट को पेल के रख देता है, और फिर जिन्वो जीमा के ऊपर चढ़ता है और दूसरे जायंट को अपने डैगर से काट के रख देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग मैरीलैंड यूएसए को देखते हैं, जहाँ पे जो कुछ हंटर्स होते हैं वो एक साथ बैठे हुए होते हैं और जिन्वू के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो जिन्वू है वो जापान के रेड में मारा जाएगा, और इसीलिए कोई अपना घर बैठ पे लगाता है तो कोई अपनी कार पर। साइड से फिर थॉमस बोलता है मैं तुम्हारी बात से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग दाव पे लगाता हूँ कि वो सरवाइव कर लेगा। और मैं तुम सभी को सजेस्ट करता हूँ कि तुम सभी लोग उस एसरेन गेट पर फोकस करो जो हमारी बैकयार्ड में अपेयर हुआ है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कल के डंजन ब्रेक के बाद कितने लोग तुम में से सरवाइव कर पाएंगे। बट वो लोग ना थॉमस की बातों को सीरियस नहीं ले रहे होते, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि साला ये फिर से आ गया हमारा दिमाग खराब करने के लिए। और फिर थॉमस विंडो की तरफ देखता है और बोलता है देखकर लग रहा है कि जो जापान है वो एक रियल फन प्लेस बन चुकी है। और अभी तुम लोग ये भी देख सकते हो कि जो अमेरिका है वहाँ पे भी एक एसरेन गेट अपेयर हो रखा है। और फिर हम लोग देखते हैं जापान का सीन, जहाँ पर जो कैमरामैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग जो ये सब अपने घर में देख रहे हो ये बिलीव करना काफी मुश्किल है, लेकिन जो संग जिन्वू के समन बीस्ट है वो जायंट्स को टेक डाउन कर रहा है। और अभी इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जो संग जिन्वू की शैडो आर्मी है वो इस फाइट में डोमिनेट कर रही है। और अभी जिन्वू के सामने बीस्ट का ढेर पड़ा हुआ होता है और फिर वो बोलता है अराइज। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापान के हेडक्वार्टर को, जहाँ पर जो वहाँ के लोग होते हैं वो मासुमोटो को बताते हैं सर जो नागोया है वो फिर से ले लिया गया है, और जो सभी चीज़ें होती है ना वो धीरे धीरे उनके फेवर में आ रही होती है। और ये सुनकर मासुमोटो भी काफ़ी चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है गोटो सही बोल रहा था, जो वो आंखें थी वो मैंने पहली बार एयरपोर्ट में देखी थी। और यहाँ पर ना वो संग जिन्वू की बात कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है मैं अपनी लाइफ में काउंटर हंटर से मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी उसके आसपास तक नहीं आता। और जब पहली बार मासुमोटो जिन्वू से मिला था ना तो उसने नर्वस होते हुए उसे बोला था आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन अभी हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और इसीलिए मेरे को माफ़ कीजिएगा क्योंकि हम लोग सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं। जो जायंट्स है वो इधर की तरफ आ रहे हैं जैसा हमने बताया था, सो प्लीज़ फोकस ऑन योर डिफेंस अराउंड ओसाका। और अभी मासुमोटो को ऐसा लग रहा होता है कि चाहे जिन्वू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो इन जायंट्स को नहीं हरा सकता और अभी उन्हें दूसरी कंट्री से नेगोशिएट करना होगा। लेकिन जिन्वू ने बोलता है मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। और ये सुनकर ना वहाँ पे सभी लोग
चौंक जाते हैं और जिन्वू को बोलते हैं भाई तू प्लान क्या बना रहा है। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मासुमोटो अपने मन में सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसका प्लान उन जायंट्स को अकेले हराने का है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जायंट्स की शैडो को जिसको जिन्वू ने अभी एक्सट्रैक्ट किया है और वो उनका नाम 1 2 3 4 5 6 रखता है। और अभी बंदे के दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि वो अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके जायंट्स की कॉर्प्स की तरफ जाएगा और उन्हें अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेगा। लेकिन उससे पहले वो जिनो को बोलता है आगे जाओ और थोड़ा बेड रेस्ट कर लो, मैं अभी आता हूँ। और जिनो जवाब देता है ठीक है। और अभी जिनो अपने मन में सोचता है ये देखने में काफी सिंपल लग रहा है लेकिन अभी तो चीजें स्टार्ट ही हुई है। और फिर हमें जिनो के थ्रू बताया जाता है कि जो उसके शैडो सोल्जर्स है वो ऑल ओवर द जापान स्प्लिट हो चुके हैं जो कि हंटर्स की हेल्प कर रहे हैं और जायंट्स को किल कर रहे हैं। और फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बार भी डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन वो बार बार रिजनरेट कर रहे हैं जिससे जो थके हुए जायंट्स है उनके पास कोई चांस ही नहीं बन रहा उन्हें हराने का। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि जापान में एशियन डंजन ब्रेक होने के कारण उधर एक वेव आ चुकी है डंजन ब्रेक की जिसके अंदर से लोअर रैंक बीस निकल रहे और सिटीज को कॉन्करर कर रहे हैं और इसीलिए इवैक्यूएशन और सरप्रेशन जो इफर्ट्स है वो सेम टाइम में हो रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं डंजन ब्रेक की 7वीं रात को जहाँ पर जिन्वू और जिनो शहर में घूम रहे होते हैं। और फिर जिनो जिन्वू को बोलता है सर सभी चीजें बर्बाद हो चुकी है और मेरे को उसके बारे में कुछ बताइए। और यहाँ पर वो उस गार्ड की बात कर रहा है जो गेट को गार्ड कर रहा है। लेकिन तभी साइड से जिन्वू के पास कोई आता है और बोलता है हेलो मिस्टर संग। और जो बंदी होती है ना वो और कोई नहीं हानिकावा होती है। और जिन्वू से पूछता है यहाँ पे और कोई हंटर तो दिख नहीं रहे। तो हानिकावा जवाब देती है हाँ टोक्यो में और कोई हंटर्स नहीं है मेरे को छोड़ के। और जो इस पॉइंट पे टोक्यो में डैमेज हुआ है उसे हम असिस्ट तक नहीं कर सकते। और अभी यहाँ से जायंट्स स्पॉन्ड हो रहे और पूरे रीजन में फैल रहे हैं। और अब हानिकावा जिन्वू को वो सब बताते हैं जो भी उनके साथ हुआ है। और इसके अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि जो 3 एस रैंक हंटर्स है वो मारे गए जिसके अंदर अपना यूरी भी इंक्लूड है। और फिर जिन्वू बोलता है चलो ठीक है तो फिर मैं इस बड़े वाले को संभालता हूँ। एंड अब जल्दी हम लोग जिन्वू और उस बड़े से जायंट की फाइट देखने वाले। बट उससे पहले जिन्वू अपने मन में सोचता है जो ये सिटी है उसमें आग नहीं लगी हुई, ये सब तबाही है जो कि देखने में डीमन कैसल की तरह लग रहा है। और अगर ये बर्बाद सिटी डीमन कैसल का हिंट दे रही है जो कि सिस्टम के द्वारा है तो जो आर्किटेक्ट है वो एक्चुअली में मेरे को क्या बताने की कोशिश कर रहा था। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जो डीमन कैसल की झलक है वो एक फोर्स रहेंगे एक सर्टेन इवेंट के बारे में जो फ्यूचर में होने वाला है। बट चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए वो उसे रोकेगा और इसीलिए तो वो इतना ताकतवर बनना है और उसने इतनी ट्रेनिंग करी है। और अब जिन्वू हानिकावा को बोलता है चलो शुरू करते हैं। और फिर हानिकावा बोलती है अभी दूसरे हंटर्स नहीं आए। तो जिन्वू जवाब देता है उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। और इसी दौरान हम लोग जापानीज हंटर्स को भी देखते हैं वो भी एस रैंक हंटर्स को जिनकी एक ही जायंट को हराने में काफी हालत खराब हो चुकी है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वू को जिसकी जो आर्मी होती है वो एक ही जगह सभी गैदर हो रही होती है। और इसी दौरान हम लोग बेरू को भी देखते हैं जो कि आसमान से जिन्वू के पास आता है और झुक जाता है। और सबसे पहले जिन्वू अपनी आर्मी की तरफ देखता है और बोलता है तुम सभी लोग यहाँ पर हो, तुम सभी लोगों ने अच्छा काम किया। और बेरू बोलता है थैंक यू मास्टर। और अभी फाइट शुरू होने से पहले ना जिन्वू जिनो को बोलता है कि वो हानिकावा को यहाँ से ले जाए। और फिर वो ऐसे ही करता है एंड देन जो हानिकावा और जिनो होते हैं ना वो वहां से निकल लेते हैं। इसके बाद अब अपना रियल गेम शुरू होता है जहाँ पर जिन्वू बोलता है अराइज, जिससे होता कुछ ऐसा है कि जितने भी वहाँ पे जायंट्स की कॉप जिन्वू ने मारी थी उन सभी की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और अब जिन्वू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है उस बड़े से जायंट पे हमला करने के लिए। और अब जो जिन्वू की आर्मी होती है ना वो सभी एक साथ उस बड़े से जायंट पर आगे बढ़ते हैं। और ये कितनी बड़ी आर्मी है तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने खुद देख सकते हो। और जो जिन्वू की आर्मी होती है ना वो उस बड़े से जायंट की तरफ पहुंचने वाली थी। बट तभी जो जायंट होता है ना वो अपनी आंखें खोलता है और उसका जो मकसद होता है ना वो उन्हें मारने का होता है। और ये चीज जिन्वू नोटिस कर लेता है और इसके बाद वो जायंट एक ही ब्लो में काफी सारे आंट्स को पेल देता है। और अभी इस फाइट के अंदर ना जो वो जायंट होता है उसके अटैक काफी इम्पैक्टफुल होते हैं। वो काफी जल्दी काफी सारे शैडो सोल्जर्स को हरा देता है, वाइप आउट कर लेता है। जो देखकर जिन्वू भी अपने मन में सोचता है ये क्या इनक्रेडिबल पावर है, इसने अपने एक ही स्विंग में मेरे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को वाइप आउट कर दिया है। और अभी बेसिकली कहा जाए ना जो जिन्वू है वो उसकी पावर्स को अपने मन में एप्रिसिएट कर रहा है। और इसके बाद अब वो ये सोचता है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2 तरीके अनप्लीजेंट फीलिंग को खत्म करने के। पहला, जिस चीज से तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है तुम उस चीज से भाग जाओ और उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। और दूसरा तरीका, जिस चीज से तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है तुम उसे जड़ से उखाड़ फेंको। और अभी
हम लोग देखते हैं कि जायंट पे एक फायर अटैक आता है और साइड से उस पे उसका एक जायंट भी जो जायंट की शैडो होती है वो अटैक करती है। लेकिन सबसे पहले वो जायंट उस फायर अटैक को रोकता है और इसके बाद जब उस पर एक जायंट की शैडो अटैक करी थी फिर वो उसे पेल देता है। और अब बारी आती है एंट्स की, जो कि जायंट के पैरों पे चढ़ जाते हैं और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो जायंट अपने पैर हिलाता है और जो सभी एंट्स होती है वो सभी वाइप आउट। और फिर अब बारी आती है बेरू और इग्रिस की, लेकिन जिन्वो उन्हें फाइट में उतरने से रोक देता है और अपने मन में सोचता है मैंने इससे इतना तो एक्सपेक्ट किया था और मेरे पास अभी इनफ माना है और मैं तब तक इस पे हमला करता रहूंगा जब तक मेरे को इसकी वीकनेस पता ना चल जाए। और दूसरी तरफ हम लोग उस बड़े से जायंट को देखते हैं जो कि जिन्वो के शैडो सोल्जर्स को पेल रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है। और अभी जो जिन्वो का माना होता है ना वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा होता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है जो इस जायंट की होल बॉडी है वो आर्मर से सील्ड है, ऐसा जैसे कि इसने कोई सील पहना हो और इसीलिए वो डिफेंड नहीं कर रहा हमारे अटैक को और इसलिए वो काफी कॉन्फिडेंट भी है। लेकिन फिर उसे वो पल याद आता है जब उस जायंट ने अपनी आंखों को फायर से प्रोटेक्ट किया था और वो समझ जाता है उसे क्या करना है। और इसके बाद वो बुलाता है काइजल को। और अब काइजल, बेरू और इग्रिस साथ में उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं जायंट की। और सबसे पहले बेरू जायंट पर हमला करता है, लेकिन जो जायंट होता है वो उसके हमले को डॉज कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इग्रिस को जो कि काइजल के ऊपर बैठा हुआ था और फिर वो उस जायंट की तरफ अपना थंडर अटैक कर देता है अपनी शॉट के थ्रू। लेकिन जब वो हमला उस जायंट की आंखों पे लगने वाला था तभी वो बंदा जायंट उस हमले को डॉज कर देता है और फिर वो अटैक लगता है खाली बिल्डिंग पे। और ये देखकर जिन्वो अपने मन में सोचता है यस ये बात मैं जानता था। एंड अब जो वो जायंट होता है वो सबसे पहले काइजल को पेलता है, लेकिन उसके हमले से इग्रिस बच जाता है। और ये चीज ना उस जायंट ने नोटिस नहीं करी थी और उसे ऐसा लगता है कि सभी चीज सही चल रही है। बट अचानक से वो देखता है इग्रिस को जो कि उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और उसकी तरफ आ रहा होता है। और जैसे इग्रिस उस जायंट पे अपना थंडर अटैक करता है वो उस अटैक को ब्लॉक करता है, ना कि उसके आंख पे लग जाए। बट यही चीज उसकी सबसे बड़ी गलती होती है बिकॉज जो वहाँ पे आग होती है ना उसके अंदर से निकलता है अपना संग जिन्वो जो कि उसका एक आंख फोड़ देता है। और एक बैरिश स्माइल के साथ अपने मन में सोचता था ये बात मैं जानता था। और फिर साइड से बेरू की भी एंट्री होती है जो कि उस जायंट की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और उसे काट के रख देता है। एंड दूसरी तरफ जो अभी जिन्वो है ना वो काफी ज्यादा भयानक लग रहा होता है और यूज करता है अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल का। और इसके बाद एक तरफ बेरू और एक तरफ जिन्वो उस बीस्ट को बड़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहे होते हैं। और ये देखकर ना हानिकावे बोलती है अब जो ये लड़ाई है वो किसी हंटर और बीस्ट के बीच नहीं रही, जो ये बैटल है वो अब मॉन्स्टर्स के बीच में है। और अभी जिन्वो भी अपनी म्यूटिलेशन स्किल का यूज करता है और एक तरफ जिन्वो और एक तरफ बेरू उसे काफी भारी मात्रा में डैमेज दे देते हैं। एंड अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब उन्होंने फाइनली उस जायंट को हरा दिया है। और अभी जिन्वो के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने एनिमी को डिफीट कर दिया है और फिर उसका लेवल अप होता है। और अभी जिन्वो नोटिस करता है कि उसके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपने इस डंजन के ओनर को हरा दिया है, जिसका मतलब यही होता है उसके नजरों में कि जो ये रेड है वो अभी खत्म नहीं हुई। इवन जो जायंट होता है ना उसकी शैडो भी बंदा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अचानक से जिन्वो को कुछ सेंस होता है और तभी वो जिनो को अपने पास आने से मना कर देता है, रोक देता है। और जिनो की फर्जी होती है भाई ये क्या करना चाहता है। लेकिन फिर जायंट के अंदर से एक बंदा एक सरो सोल्जर निकलता है जो कि और कोई नहीं बेरू होता है, जो कि जिन्वो बोलता है मेरे किंग ये मैं हूँ। जो देखकर जिन्वो बोलता है ओह अच्छा ये तुम हो। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि जो ये जायंट है वो मर चुका है, लेकिन इसका माना इनफ है बेरू की प्रेजेंस को हाइड करने के लिए। इसके बाद जो गेट होता है ना उसके अंदर से अलग ही ऑरा बाहर निकल रहा होता है और ये चीज ना वहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ा देती है। और फिर जिन्वो जो सामने से माना स्टॉर्म आ रहे थे ना उसको ब्लॉक करता है अपने हाथों का यूज करके। और इस माना स्टॉर्म को देखकर ना बंदे को जिनो की भी चिंता हो जाती है और फिर वो जिनो की तरफ देखता है और जो इग्रिस था ना उसने जिनो को प्रोटेक्ट किया हुआ था। और जो गेट के अंदर से माना बाहर निकल रहा होता है उस माना की पावर तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उस माना ने जिन्वो कट दे दिया। और ये चीज ना बंदे के साथ पहले कभी नहीं हुई थी। और अब वो जिनो को चिल्लाते हुए कहता है जिनो तुम यहीं पे रहो मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या माजरा है। और फिर जिनो उन्हें कहता है सर अपना ध्यान रखना आप। इसके बाद जिन्वो गेट की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और गेट के अंदर एंटर कर जाता है। और जो गेट के अंदर की जगह होती है ना वो काफी ज्यादा मैसिव होती है। और फिर साइड से बेरू जिन्वो बोलता है मेरे किंग क्या आपने ये वॉइस सुनी। और जिन्वो बोलता है हाँ
क्या तुमने भी ये वॉइस सुनी है? और अभी ना जो उन्हें आवाज आ रही थी वो हंसने की होती है और फिर जिन्वो अपने मन में सोचता है पहले हमारे एनिमी ने गेट को ब्रोक कर दिया और अब वो हंस रहा है। जो चीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और फिर मेरे को बोलता है चलो आगे चलते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एक जायंट को जो कि काफी खुश होता है जिन्वो को देखकर, और वो जायंट ना बेड़ू में बंधा होता है और फिर वो रूलर्स को भी यहाँ पे मेंशन करता है एंड देन जिन्वो को शैडो मोनार्क बोल के मेंशन करके वेलकम करता है। और अब वो जिन्वो को बोलता है मेरे को इन चैन से फ्री करो, मैं जानता हूँ रूलर्स का क्या प्लान है और मेरे को ये बात दूसरे मोनार्क्स को इन्फॉर्म करनी है। लेकिन जब वो जिन्वो को ध्यान से देखता है ना तो वो चौंक जाता है और बोलता है तुम तो वो नहीं हो जिसको मैं जानता था। और अब जिन्वो से बोलता है क्या है तुम्हारी हालत रूलर्स या जो भी तुम उसे बुलाते हो उन्होंने किया है? तो वो जायंट जवाब देता है उन्होंने केवल मेरा इस्तेमाल किया है एज अ स्टेपिंग स्टोन और अभी जल्दी एक वॉर होने वाली है। और उसकी बातें सुनकर ना जिन्वो भी ये सोच में पड़ जाता है कि वो काफी सारे बीच से बात कर चुका है लेकिन कोई भी अपने ओरिजिन्स को और चीजों को ऐसे नहीं समझा पाया है। और फिर वो उसे बोलता है वैसे तुम मेरे को ये बताओ कि जो ये रूलर्स है वो है कौन? तो जायंट जवाब देता है दे आर द लॉन्ग टाइम एनिमीज फॉर द मोनार्क्स। और जिन्वो को ऐसा लगता है कि अगर ये लोग मोनार्क से एनिमी है जिसका मतलब यही होता है कि वो लोग मेरी भी एनिमीज है। एंड देन वो जायंट को बोलता है क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ पे बांधा हुआ है? तो वो बीस्ट जवाब देता है यस, और मैं भी एक मोनार्क हूँ और जो सभी मोनार्क और रूलर्स है वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम उन सभी को हैंडल कर पाओ और अभी तुम्हें अपने एलाय से ही फाइट बैक करनी होगी और मेरी सील को अंडू करो और मैं तुम्हारी इस चीज में हेल्प करूंगा। लेकिन जिन्वो भी लाइक अबे तू एक बीस्ट है और तू मेरे को ये बता कि मैं तेरी बातों पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ? तो वो मोनार्क जवाब देता है ठीक है तो मैं तुम्हें अपने आप पे बिलीव दिलाता हूँ। एंड देन वो एक मंत्र गाने लग जाता है जिससे जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग जिसका नाम लीगिया है वो एक प्लेज खाता है, आई मीन शपथ खाता है भरोसे की। और ये देखकर ना जिन्वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जो उसका जवाब होता है ना वो यस होता है। और फिर लीगिया उसे बोलता है चलो मेरी सील्स को रिलीज कर दो और फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जिन्वो बोलता है चलो मैं तुम पे अब कंप्लीटली भरोसा कर सकता हूँ। और जब जिन्वो उसे छुड़ाने के लिए कुछ बोलता है तो वो बोल ही नहीं पाता और हमें पता चलता है कि इस प्लेज के अंदर आई मीन जो ये प्लेज है ना वो भरोसे पर काम करती है और जो भी इस प्लेज के अंदर होगा वो झूठ नहीं बोल सकता है। और इसका मतलब यही होता है कि जिन्वो उसका बेवकूफ बना रहा था। और अब जिन्वो से बोलता है चलो ठीक है मैं समझ गया और तुम मेरे को ये बताओ कि तुम इतना फ्रीली बात कैसे कर पा रहे हो दूसरे मैजिक बीस्ट को छोड़ के? जो सुनकर लीगिया कंफ्यूज हो जाता है लेकिन जिन्वो उसे एक्सप्लेन करता है वो मॉन्स्टर जो कि गेट से बाहर निकलते हैं। और फिर लीगिया जवाब देता है ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब है डंजन ऑफ केओस, लेकिन इसके बदले में तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम कैसे डंजन ऑफ केओस और मोनार्क्स को सेम प्लेस पे रख सकते हो? और अभी तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जो सभी बीस्ट और मॉन्स्टर्स है वो वॉर से बचने वाले सर्वाइवर्स है जिसे रूलर्स अर्थ में भेज रहे हैं। और फिर जिन्वो से बोलता है क्या तुम उन्हीं सोल्जर्स की बात कर रहे हो जिन्होंने सिल्वर आर्मर पहना हुआ होता है और उनकी बैक्स में विंग्स होती है? और फिर लीगिया जवाब देता है यस, वो सभी लोग रूलर्स के सोल्जर्स है। और अभी जिन्वो के दिमाग में एक सवाल चलता है कि क्यों जो सभी रूलर्स है वो अर्थ में बीस्ट को सेंड कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो जापान के अंदर एसरेंग गेट का कहर था ना उसे जिन्वो ने सॉल्व कर दिया है। और अभी धीरे धीरे जो जिन्वो है ना उसे अपने ओरिजिन के बारे में पता चल रहा है, लेकिन अभी हमें बस यही दिखाया गया है कि जो सभी मोनार्क्स और रूलर्स है वो जिन्वो के पीछे पड़े हुए, लेकिन क्या रीजन है जिन्वो के पीछे उन्हें पड़े रहने का वो हमें नहीं बताया गया अभी। और गाइज अगर तुम सभी को पता है कि जो सभी मोनार्क्स और जो रूलर्स है वो जिन्वो के पीछे क्यों पड़े हुए हैं तो कमेंट में बता देना, लेकिन आगे चल के हमें ये बात तो पता चल ही जाएगी। और इसी के साथ ही अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर तो तुम लोग मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।